नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, चुनाव 2024 सरगर्मियाँ तेज़ हैं और अब समय 9:30 बजे हो गए। मेरे साथ आप नेता अनुराग डांडा जी हैं। जी, पहले तो स्वागत है आपका द एयर न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज क्या कुछ प्रोग्राम था जी? चीका में भी काफ़ी बड़ा प्रोग्राम करके आए हो, अब कैथल में आ रहे हो। देखिए, हमने तो ठान रखा है पूरे हरियाणा में जहाँ भी जा रहे हैं हम तो बिजली के बिल जला के आ रहे हैं। आज गुला चीका में जला के आए हैं। भूसला गांव में कार्यक्रम था, पंजाब के बिजली मंत्री बुलाए हुए थे और सैकड़ों लोग थे और सबने इकट्ठे होकर ये तय किया कि ये नहीं चलेगा कि पंजाब के अंदर 300 यूनिट बिजली का जीरो बिल आता है, हरियाणा के अंदर 1700 रुपये बिल आता है, पंजाब के अंदर 600 यूनिट का जीरो बिल आता है, हरियाणा के अंदर 3200-3300 रुपये बिल आता है और पंजाब के अंदर 800 यूनिट का भी, जो हमारी 600 यूनिट की लिमिट से भी ऊपर है, अगर उसमें भी देखें तो पंजाब के अंदर तो कुछ 3200-3300 रुपये बिल आता है और हरियाणा के अंदर 6400 रुपये बिल आता है। तो ये महंगी बिजली की गुलामी सहने से हरियाणा के लोगों ने साफ इनकार कर दिया है और सारे बिजली के बिल जला दिए हमने तो, कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आएगी और फ्री बिजली लेके आएगी। जी, डांडा साहब, जैसे ये बिजली आंदोलन आपने शुरू किया, तो ये गाँव-गाँव जाके कैसे आप प्रचार कर रहे हो? देखिए, कुल मिला के अभी 86 विधानसभाओं में यह आंदोलन चल रहा है, क्योंकि 4 विधानसभा में कुछ नू हिंसा की वजह से वहाँ डिस्टर्बेंस था और बाढ़ की वजह से 1-2 डिस्ट्रिक्ट छोड़ करके 1-2 विधानसभा छोड़ करके 86 विधानसभाओं में कार्यक्रम चल रहा है। 86 विधानसभाओं में गांव और वार्ड मिला के 7300 के आसपास यूनिट बनते हैं कुल। उनमें से हम 5200 यूनिट पे अभी तक पहुंच चुके हैं। 20 लाख से ज़्यादा घरों में पहुंच चुके हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर चुके हैं और 45-4600 जगह पे कम से कम ये बिजली के बिल इकट्ठे होकर सामूहिक रूप से फूक चुके हैं। तो ये पूरे हरियाणा के अंदर ये चिंगारी बहुत बड़ी आग बन चुकी है। लोगों को समझ में आ गया, पहले लोग सोचते थे पता नहीं कितनी बड़ी माया है, कैसे बिजली का बिल फ्री होगा। अब लोगों को समझ में आ गया यार, कुछ नहीं है, छोटा सा काम है, वो मशीन पे झाड़ू वाला बटन दबाना है, बिजली फ्री हो जाएगी। इतनी सी बात समझ में आ गई लोगों को। जी, डांडा साहब, आप तो खुद पत्रकार रहे हो और जो हरियाणा की राजनीति है वो जाट नॉन जाट जातिवाद की राजनीति, तो लगातार कहीं ना कहीं नेताओं से जुड़े हुए हैं लोग, तो कैसे अलग करोगे ऐसे जुड़ाव को, इस जुड़ाव? देखिए, 55-56 साल से लोगों को इसी में बहका के रखा। जात पात की राजनीति, धर्म की राजनीति, कभी आसपास के प्रदेशों से लड़वा दो, लड़ाई की राजनीति, पहले लड़ाओ फिर उससे आग लगाओ, फिर उस आग पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेको। अब राजनीति बदल रही है और धीरे धीरे पूरे देश की बदल रही है। दिल्ली की बदली, पहले पंजाब की बदली। वहां पे भी पहले जहां जब हम दिल्ली में और पंजाब में जब हमारी पार्टी जाती थी तो लोग यही ज्ञान देते थे, दिल्ली की पॉलिटिक्स अलग है जी। फिर दिल्ली के बाद बोले पंजाब में, नहीं नहीं नहीं, पंजाब की दिल्ली से बहुत अलग है जी। कहीं की राजनीति अलग नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में आम आदमी को एक ही चीज चाहिए कि उसके परिवार के भरण पोषण के लिए उसको मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। पूरी दुनिया में कोई ऐसा विकसित राष्ट्र नहीं है जहां पे बिजली 24 घंटे ना आती हो। अगर वहां बिजली 24 घंटे नहीं आती तो वो राष्ट्र विकसित नहीं बन सकता। ये बात समझते समझते 75 साल हो गए हम लोगों को। अब लोगों की समझ में आ गई है कि अगर विकसित देश बनाना है तो पहले हर नागरिक को मूलभूत सुविधाएं देनी पड़ेंगी, तभी वो सारे लोग मिलकर देश को विकसित देश बना सकते हैं। नहीं तो इनकी तरह झूठे जुमले फेंकते रहेंगे कि 2047 में बनेगा, जब 46 आएगा तो बोलेंगे 76 में बनेगा, जब 75 आएगा तो बोलेंगे कि अगली सदी में बनेगा। ये जैसे कह रहे थे 2022 तक पूरे देश में कोई आदमी ऐसा नहीं रहेगा जिसका मकान कच्चा हो, सबको पक्के मकान दे देंगे। अब 22 के बाद से पता नहीं क्यों बोलते ही नहीं है उस बात पे। और अभी पीछे बाढ़ आई तो कई कच्चे मकान गिर गए, 2 लोगों की तो पति पत्नी की डेथ हो गई। मकान मैं देखने गया उनका मकान, तो मैंने देखा कि ये तो प्रधानमंत्री जी कहते थे 2022 तक सब पक्के हो जाएंगे, फिर ये कच्चे मकान कहाँ से हैं जिनके नीचे दब के लोगों की डेथ भी हो गई। तो मुझे लगता है कि इनका काम चुनावी जुमले देना है, उससे बाहर आ गए हैं अब लोग और लोगों को ये समझ में आ गया कि पहली लड़ाई लड़ो अपने घर के लिए, पहली लड़ाई अपने बच्चों के भविष्य के लिए, पहली लड़ाई मूलभूत सुविधाओं के लिए। जी, तो कहीं ना कहीं आप जैसे सुदिंदी बोलते हैं, गांव में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हरियाणवी टच भी आता है या फिर सुदिंदी ही चलती है जी? उस खातर तो काम मारना पड़ेगा। अगली जब भी सभा करूं मैं आपने न्योता दे के जाऊं। जी। अगली बार जब भी आप गांव में आओगे तो मैं बिल्कुल ठेठ हरियाणवी में जिसी सुनना चाहते हो उसी सुनाऊंगा। जी। कैथल में हम बैठे हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने के पीछे बयान दिया था, क्या कुछ कहेंगे उस बयान पे? नहीं, देखिए, वो मर्यादित बयान नहीं था, अशोभनीय था। लोकतंत्र में जनता की ताकत सबसे बड़ी होती है, जनता से ऊपर कुछ भी नहीं है। और यही जनता थी जब नरवाना से यहाँ आए थे कैथल में, तो 2 बार जिताया उनको इसी जनता ने, तब तो बहुत अच्छी थी। अब जब उन वो काम नहीं कर पाए और उनको हरा दिया तो यही जनता राक्षस।
ये तो बहुत ही गलत बात है। ये सोचने का तरीका ही गलत है। जनता सर्वोपरि है। जनता जिसको भी मैंडेट देती है वो सही होता है। पहले जनता को उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी से, तो उनको मैंडेट दिया। अब जनता की वो उम्मीदें टूट चुकी हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी को अपने आप ही सजा दे देंगे। 5 साल में मौका आता है लोकतंत्र में, लेकिन इसके लिए किसी को श्राप दे दूंगा, किसी को राक्षस कहना, ये अमानवीय है, ये अशोभनीय है। और उनके स्टेचर के लीडर को तो ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं खीज है ये, कि कैथल के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया और वो खीज निकाल रहे थे। आप गाँव में जाते हैं तो गाँव के गाँव खाली हो रहे हैं, लोग विदेश में जा रहे हैं और विदेश में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके पास रोज़गार नहीं है। तो अगर आम आदमी पार्टी आती है तो फिर क्या विज़न रहेगा इन लोगों के लिए जो युवा अपने माँ-बाप को और खेती बेच के विदेशों में जा रहे हैं? देखिए, ये हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। गाँव के गाँव खाली हो रहे हैं और मैंने अपनी नज़रों से अपने जानकारी के लोगों को जाते हुए देखा है, और वो इल्लीगल तरीके से ज़्यादातर लोग उनमें से जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अगर पीछे से माता-पिता का भगवान ना करे अगर निधन हो जाए, तो बच्चा आग देने के लिए भी वापस नहीं आ सकता। ऐसी स्थिति में झोंकते हैं माँ-बाप उनको, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि अपनी आँखों के आगे उनको घुट-घुट के मरते नहीं देख सकते। पाल-पोस के बड़ा किया है, चाहते हैं जहाँ भी रहे सुखी रहे, हमारे पास रहे या ना रहे। तो कुछ ना कुछ करके उनको विदेश भेज रहे हैं। यही स्थिति पंजाब के अंदर थी, और वो क्योंकि हमने पंजाब में काबू पा लिया, चूंकि पंजाब में जो बच्चे विदेश जाने की सोच रहे थे, मैं कल भी एक वीडियो देख रहा था, एक बच्चा विदेश जाने की सोच रहा था, कनाडा जाने की पूरी तैयारी कर चुका था। यहाँ पे अच्छी सरकारी नौकरी लग गई, यहीं पे रुक गया। अपने परिवार को भी वो पूरा बता रहा था डिटेल में कि उसकी क्या सोच थी कुछ महीने पहले तक, और उसने ऐसे ही फॉर्म भरा था कि मैं एलिजिबल तो हूँ ही, भर भर लेता हूँ। उसकी नौकरी लगी और वो यहीं रुक गया। ऐसे अब ढेरों उदाहरण पंजाब में आने लग गए हैं। रिवर्स ट्रेंड शुरू हो गया है, लोगों को उम्मीद नजर आने लगी है। जो लोग बाहर थे वो भी यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो यहाँ आना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति हरियाणा के अंदर भी लेकर के आएंगे। हम तो अभी रोक सकते हैं, जाने से ही रोक सकते हैं। 1 साल भर बचा है चुनाव में यहाँ पर, इसलिए मैं तो हरियाणा के युवाओं से आह्वान करता हूँ, अगर 25 लाख, देखो युवा आज के दिन में हरियाणा में बेरोजगार है, अगर ये 25 लाख युवा ठान लें कि ऐसी सरकार लानी है जो ये झूठे जुमले ना फेंके, जो हमको विदेश जाने को मजबूर ना करे। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है या कोई एमओयू साइन किया है कि विदेश में हरियाणा के बच्चों को नौकरी लगेगी। यहाँ दे नहीं सकते। 1,82,000 रोजगार खाली हैं। सीईटी वाले 3.5 लाख बच्चे टेस्ट पास करके बैठे हैं। उनके साथ तो रोज मजाक करते हैं, कभी उनका पेपर लीक कराते हैं, कभी उसमें भ्रष्टाचार करते हैं। मैं सीधा सीधा आरोप लगाता हूँ, ये जो अभी सीईटी का एग्जाम इन्होंने कराया, इसमें लूट मची है, लूट। पहले दिन जो पेपर था, सरकार को पता था कि दूसरे दिन भी उसमें से 40 सवाल आ रहे हैं। जिससे पैसे लेने थे, लाखों रुपए ले लेके उनको ये बताया कि कल का पेपर तैयार कर लो, 40 सवाल उसमें से आ रहे हैं। ये सरासर सरकारी तरीके से पहला एग्जाम्पल है पूरे देश में, जब सरकार ने पेपर लीक किया है। और बाद में कहते हैं पेपर सेट करना हमारा काम नहीं है। मुख्यमंत्री अगर पेपर सेट नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री से कोई सरपंच अपना अधिकार मांगने चला जाए, उसको अधिकार नहीं दे सकते, क्लर्कों को 35,400 नहीं दे सकते, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते, किसानों को मुआवजा नहीं दे सकते, तो मुख्यमंत्री हैं किस बात के? अब तो कह रहे थे कि मैं सुरक्षा भी नहीं दे सकता हरियाणा में किसी को, तो किस बात के मुख्यमंत्री हैं? क्यों कुर्सी तोड़ रहे हैं खाली बैठे हुए? छोड़ दें, 1 साल तक कोई और कर लेगा ये काम, हो सकता है इससे बेहतर कर ले। जी। तो मेन क्लर्कों की आप बात कर रहे थे, 35,400 की माँग कर रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं 21,500 पे एक कमेटी गठित की गई है और वो कमेटी जल्द ही रिपोर्ट देगी। तो इस फैसले से आपको क्या लगता है कि इनको अपना इनका जो हक है वो मिलेगा? देखिए, ये पहला कदम है। मैं क्लर्कों के धरने में भी मैं बहुत बार गया और मैंने उनको ये कहा कि आपने अपना संघर्ष को इकट्ठा करने में बहुत समय लगा दिया। 4-5 दशक पहले से ये लड़ाई शुरू होनी चाहिए थी। काम तो सारा करते हैं, ये तो हमने ऑन पेपर साबित करके दिखाया है, सबूतों के साथ दिखाया है। जो डिपार्टमेंट में उनको असाइन कर रखा है काम, वो सब कुछ है, उसमें शामिल है। इन पे जब एफआईआर करते हैं तो कहते हैं इन्होंने करोड़ों का गबन कर दिया। किसी एक कोई एफआईआर देख रहा था मैं एलनाबाद की, तो वो करोड़ों रुपए इनके पास कहाँ से आ गए अगर इनका डायरी डिस्पैच का काम है तो? इसका मतलब आपने इनको ट्रेजरी की जिम्मेदारी भी दे रखी थी, लीगल काम भी देते हैं, इसका पोर्टल का काम भी कराते हैं, सब कुछ कराते हैं इनसे, और फिर आप कहते हैं डायरी डिस्पैच है इसलिए नहीं बढ़ा सकते। ये पहला कदम है, छोटा कदम है, लेकिन एक कमेटी बनी है जिसके अंदर इनके अपने रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। हो सकता है इस कमेटी की रिपोर्ट जब 3 महीने बाद आएगी तो पहला कॉन्क्रीट स्टेप, एक एविडेंस, एक प्रूफ के साथ, एक डॉक्यूमेंट के साथ ये लोग अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो बार बार बीजेपी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्लर्कों की हड़ताल खत्म हो गई है, मैं दुरुस्त कर दूं, क्लर्कों की हड़ताल स्थगित हुई है।